हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करने वाले हैं थर्मल इंजीनियरिंग के बहुत सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। यानी आज के इस कंप्लीट वीडियो के माध्यम से हम महा मैराथन सेशन करेंगे आपके थर्मल इंजीनियरिंग का, और थर्मल इंजीनियरिंग का महा मैराथन का ये पार्ट 1 होने वाला है। इसके बाद आप सभी को हम पार्ट 2 और पार्ट 3 प्रोवाइड करने वाले हैं। अब पार्ट 1 का रिस्पॉन्स ही बताएगा कि आपको पार्ट 2 और पार्ट 3 चाहिए या नहीं। तो उसके लिए आप सभी का कमेंट आना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ ही साथ आप सभी को बता दूं कि इस पहले पार्ट में हम थ्योरी को कवर करेंगे, फिर दूसरे पार्ट में भी पूरी थ्योरी को ही कवर करेंगे क्योंकि थ्योरी आपका सबसे ज़्यादा है, और तीसरे पार्ट यानी अंतिम दिन में आप सभी को हम कराएंगे डेरिवेशन, जिससे आप सभी की पूरी जो थर्मल है वो कंप्लीट हो जाएगी। और मुझे लगता है कि 3 घंटे में ही सारा कुछ कंप्लीट हो जाने वाला है। तो आराम से डेली बेसिस पे 1-1 घंटे आप पढ़ाई करते जाएंगे तो आपका थर्मल बिल्कुल अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। आज की डेट है 25 तारीख, फिर 26 और 27 आपको तीनों दिन लगातार एक ही टाइम पे वीडियो मिल जाएगी, शाम के 7-8-9 बजे के बीच में। और आप सभी अपनी प्रिपरेशन को शानदार तरीके से कर सकते हैं। तो आप सभी वीडियो को पॉज कर करके अपने जो भी थ्योरीज को बता रहा हूँ उनको समझ करके अपने दिमाग में बैठा लेंगे तो आप सभी का काम बहुत आसान हो जाएगा। आप सभी को बता दूं कि अगर आप सभी को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप सभी 2019 से लेकर 2024 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। तो आप सभी सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से भी जा करके टेलीग्राम पे विजिट करके आप फाइल सेक्शन में जा करके ढूंढ सकते हैं, या आप सीधा ज्ञान विद सचिन सर्च कीजिए, टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहाँ फाइल सेक्शन में जाइए और वहाँ पर आप सभी जो भी थर्मल है, मॉस है, मैथमेटिक्स थर्ड है, सबके प्रीवियस ईयर पेपर को देख लीजिएगा। तो अगर आप सभी पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर के छात्र हैं और सोच रहे हैं कि नोट्स अभी तक नहीं लिए हैं, लेकिन आप सभी थर्मल के और मॉस के दोनों को नोट्स को ले लें जिससे आपके ये दोनों सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर आ जाए, तो आराम से ले सकते हैं। आपको 49 रुपीज़ नहीं, ओनली 29 रुपीज़ ही पे करना होगा। आप सिंपली इस नंबर पे कॉल कीजिए या मैसेज कीजिए, मैं आप सभी को नोट्स तुरंत प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए आप सभी को लेकर चलते हैं अपने PDF के ऊपर, जहाँ पर मैंने अपना पर्सनल नोट्स आप सभी के साथ शेयर करना है। तो चलिए हम आप सभी को अपने नोट्स के ऊपर लेकर आ चुके हैं। पहले मैं आप सभी को नोट पॉइंट में कुछ बता देता हूं कि आप सभी को जो भी बताऊंगा वो टोटल हिंदी में ही बताऊंगा, लेकिन आप सभी को जो डेफिनेशन सामने देखने को मिलेंगी वो इंग्लिश में देखने को मिलेंगी। कुछ पार्ट इंग्लिश में होंगे और कुछ पार्ट हिंदी में होंगे, लेकिन आप सभी को जो भी बताऊंगा वो टोटली हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। आपको सुनते रहना है, चीज़ों को देखते रहना है, आप सभी का काम बिल्कुल आसान हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि वो टोटल इंग्लिश में है और उन्हें समझ में नहीं आने वाला है, तो आप घबराएं नहीं, एक एक पॉइंट समझ में आएगा। मैं आप सभी से प्रॉमिस करता हूं, अगर नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा। तो हमने जो भी चीज़ें हैं उसको हाइलाइटर से हाईलाइट कर लिया है, यानी जो आप सभी को बताना है उतना हाईलाइट कर लिया है। अब ये नहीं कि एग्जाम टाइम में आपको पूरी कॉपी, पूरे नोट्स को सॉल्व कराया जाए, पूरे नोट्स को एक्सप्लेन किया जाए, है ना। तो जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की उम्मीदें रहती हैं वो मैं आप सभी के साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो पहला डेफिनेशन आपका है सिस्टम, ठीक है। एक्चुअल में सिस्टम क्या होता है, आपके स्क्रीन पर लिखा है कि ए फिक्स्ड रीजन इन स्पेस विच इज फोकस्ड फॉर स्टडी इज नोन एज सिस्टम। मतलब एक फिक्स क्षेत्र, एक फिक्स क्षेत्र, एक अनुमानित क्षेत्र जहां पर आप सभी को थर्मोडायनेमिक्स के लिए, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स केस स्टडी करनी है एक स्पेस के एक फिक्स्ड क्षेत्र में, वही आप सभी का थर्मोडायनेमिक सिस्टम हो गया। तो आप सभी को सिस्टम समझ में आ गया। कोई आपका एक स्पेस है, कोई आपकी एक जगह है, उसमें एक फिक्स क्षेत्र को हमने पकड़ लिया, एक फिक्स जगह को पकड़ लिया, और जहां पर हमें अपनी थर्मोडायनेमिक्स की केस स्टडी करनी है उसे हम सिस्टम कहते हैं। मुझे लगता है कि कोई ऐसा स्टूडेंट्स होगा जिसको समझ में ना आई हो बात कि आप सभी को क्या लिखना है इस जगह पर, ठीक है। तो चलिए अब हम टाइप्स ऑफ सिस्टम देखते हैं कि हमारा टाइप्स ऑफ सिस्टम में क्या क्या रहने वाला है। तो टाइप्स ऑफ सिस्टम में आप सभी को देखने को मिलेगा ओपन सिस्टम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिस्टम की परिभाषा और इसके साथ साथ ही सिस्टम के टाइप्स, ये सब जरूर पूछ लेता है, ठीक है। तो ओपन सिस्टम में क्या होता है, आपके स्क्रीन पर लिख रहा होगा कि एन ओपन सिस्टम कैन एक्सचेंज बोथ एनर्जी एंड मैटर विथ इट्स सराउंडिंग, ठीक है। तो आप सभी को बता दूं कि जो भी स्पेस होगा, जो भी एक फिक्स्ड रीजन होगा, फिक्स्ड क्षेत्र होगा,
उसका एक सराउंडिंग होगा। कोई भी आप सभी का एक सर्कल होता है, कोई भी ये सर्कल होता है, सपोज करो, ठीक है। तो यहां पर मान लीजिए हम केस स्टडी अपना कर रहे हैं, ठीक है, केस स्टडी कर रहे हैं, तो आप सभी का जो भी ये फिक्स्ड क्षेत्र है, ठीक है, ये फिक्स्ड एरिया है आप सभी की, ठीक है, फिक्स्ड एरिया है। तो इसका जो भी बाहर का पार्ट है ये आप सभी का फाइनली अभी ये आपका क्या है, ये आपका सराउंडिंग है, ठीक है। इस बात का आप सभी ध्यान रखेंगे कि ये आप सभी के लिए सराउंडिंग है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा ओपन सिस्टम में मेरे प्यारे साथियों, कि यहां पर मास का ट्रांसफर पॉसिबल होगा और एनर्जी का ट्रांसफर भी पॉसिबल होगा। यानी ओपन सिस्टम में क्या होता है कि ये अपने सराउंडिंग के साथ, जो आप सभी को सराउंडिंग यहां पर दिख रही है, इसके साथ द्रव्यमान का भी ट्रांसफर कर सकता है और आपकी एनर्जी का भी ट्रांसफर कर सकता है, यानी ऊष्मा का भी स्थानांतरण कर सकता है, हीट का भी ट्रांसफर कर सकता है। जैसा कि टरबाइन एग्जांपल में आ गया, पंप आ गया और कंप्रेशर आ गया। मुझे लगता है ओपन सिस्टम भी आप सभी को समझ में आ गया, ठीक है। अगला है हमारा क्लोज सिस्टम। अब आपको सिस्टम वगैरह कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, सराउंडिंग बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसमें क्या होता है मेरे प्यारे साथियों कि दो सिस्टम इन विच द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज पॉसिबल, यानी आपका हीट ट्रांसफर तो हो रहा है, यहाँ पर एनर्जी का तो ट्रांसफर हो रहा है, बट ट्रांसफर ऑफ मास इज नॉट पॉसिबल, यानी द्रव्यमान का ट्रांसफर यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। ये आप सभी का है क्लोज सिस्टम। समझ में आ गई बात? ये आप सभी का सिलेंडर है, पिस्टन है, ठीक है। मुझे लगता है कि आप सभी को दोनों चीज़ें क्लियर हो गई कि ओपन सिस्टम में मास और एनर्जी दोनों का ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन आपके क्लोज सिस्टम में एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है और मास का ट्रांसफर नहीं हो रहा है। इसी क्रम में आप सभी को देखने को अब मिलने वाला है एडियाबैटिक सिस्टम। एडियाबैटिक सिस्टम क्या है मेरे प्यारे साथियों, ध्यान से देखिएगा। वह सिस्टम है जहां पर हीट ट्रांसफर इज नॉट पॉसिबल। यहां पर डेफिनेशन में सिर्फ एक ही चीज मेंशन होगा कि आपके हीट का ट्रांसफर नहीं पॉसिबल है, उसे हम कहते हैं एडियाबैटिक सिस्टम। समझ में आ गया? अब यही क्रम में है आपका आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम थोड़ा सा इससे डिफरेंट रहता है डेफिनेशन। एन आइसोलेटेड सिस्टम कैन नॉट एक्सचेंज बोथ एनर्जी एंड मास, यानी यहां पर बोथ यानी एनर्जी और मास दोनों का ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है। ओपन सिस्टम का पूरा अपोजिट रहने वाला है आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम में क्या था, मास और एनर्जी दोनों का ट्रांसफर हो रहा था। क्लोज सिस्टम में आप सभी का क्या था कि आपका एनर्जी का तो ट्रांसफर हो रहा था लेकिन मास का ट्रांसफर नहीं हो पा रहा था। एडियाबैटिक सिस्टम में क्या था कि हीट ट्रांसफर नहीं पॉसिबल था, ठीक है। उसके बाद आप सभी का हीट ट्रांसफर तो नहीं पॉसिबल था, लेकिन आप सभी का मतलब एडियाबैटिक सिस्टम में हीट ट्रांसफर नहीं पॉसिबल था। आइसोलेटेड सिस्टम में आप सभी का हीट और मास दोनों का ट्रांसफर नहीं हो रहा था। तो मुझे लगता है इतना आप सभी को पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। एग्जाम्पल में आप सभी थर्मल फ्लास्क रख लेना, ठीक है। हर एक चीज़ का एग्जाम्पल देना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मास का ट्रांसफर और एनर्जी का ट्रांसफर, ठीक है, दोनों नहीं हो रहा है, ठीक है। ये आप सभी का आइसोलेटेड सिस्टम हो गया। अब हमें सिस्टम में ही और भी डेफिनेशंस देखनी होती हैं। उसमें आप सभी को होमोजीनियस, जब सिस्टम डिफाइन करने के लिए आएगा तो पहले तो आप सभी ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, एडियाबैटिक सिस्टम, आज जो थर्मल सिस्टम, सब कुछ डिफाइन करोगे। फिर इसी में होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस सिस्टम भी डिफाइन करने वाले हो। होमोजीनियस का मतलब तो है समांग मिश्रण, और हेट्रोजीनियस का मतलब होता है विषमांग मिश्रण। अब मेरे प्यारे साथियों, होमोजीनियस सिस्टम में क्या होता है कि जो भी आप प्रोसेस कर रहे हो, ठीक है, उसमें क्या होगा मेरे प्यारे साथियों कि एक सिंगल फेज बनने वाला है, ठीक है। जो आपका थर्मोडायनेमिक सिस्टम है वो एक कंसिस्ट करेगा सिंगल फेज को, ठीक है, प्रोसेस के दौरान या प्रोसेस के बाद, तो उसे हम कहते हैं होमोजेनियस सिस्टम। जैसे आप सभी का मिक्सचर ऑफ एयर एंड ड्राई वेपर, ठीक है, तो एयर और आपकी ड्राई वेपर यानी वाष्प की जो मिक्सर होगी वो आपकी होमोजेनियस सिस्टम होगी। लेकिन अब ये सिंगल फेज ना होकर के कई सारे मतलब फेज बन जाए, 2, 3, 4 फेज बन जाए, तो वो आप सभी का हेट्रोजीनियस सिस्टम हो जाएगा। 2 or more फेजेस जब आप सभी का कंसिस्ट करने वाला है तो वो हेट्रोजीनियस सिस्टम हो गया, मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर, ठीक है। तो ठीक है, आपको हेट्रोजीनियस सिस्टम और होमोजीनियस सिस्टम समझ में आ गया। इसी में माइक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक स्टडी आता है। मैंने इसको लेफ्ट कर दिया, मैंने कहा ज़्यादा परेशान होंगे तो चीज़ें भूल जाएंगे, पता नहीं एग्जाम में आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर आता भी है तो इतना लिखने से नंबर पूरे मिल जाने की उम्मीदें रहती, बहुत होगा तो 1 नंबर कटने वाला, ठीक है। अब आप सभी को बाउंड्री समझना है कि बाउंड्री क्या है। आपने सिस्टम और सराउंडिंग तो देख ही लिया कि जहाँ पर आप स्टडी कर रहे हो वो आपका पूरा सिस्टम हो गया, और उसके बाहर का जो एरिया है, सर्कुलर एरिया सपोज मान लीजिए, तो वो आप सभी का सराउंडिंग हो गया। जो आप सभी का
सिस्टम को सेपरेट करता है सराउंडिंग से, ठीक है। एक लाइन जो होती है उसे हम बाउंड्री कहते हैं। जैसा कि मैंने आप सभी को एक सर्कल यहाँ पर बनाकर दिखाया था, है ना। तो आप सभी का ये आपका सिस्टम हो गया, ठीक है, ये आपका सिस्टम सपोज करो हो गया, और ये आप सभी की सराउंडिंग हो गई, ठीक है। तो जो ये लाइन है जो आप सभी को सिस्टम और सराउंडिंग के लिए डिवाइड कर रही है, ठीक है, प्रदर्शित कर रही है, तो वही आप सभी की एक बाउंड्री हो गई। समझ में आ गई बात, बाउंड्री क्या है, ठीक है, कि जो भी सराउंडिंग और सिस्टम को, ठीक है, सेपरेट कर रही है किसी लाइन के माध्यम से, वो आपकी बाउंड्री है, ठीक है। अब इसी क्रम में आप सभी को दो प्रॉपर्टीज पढ़नी है। एक प्रॉपर्टी होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक प्रॉपर्टी होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। इन दोनों जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं इसमें भी आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसी प्रॉपर्टी जो अपने मास से स्वतंत्र हो, यानी द्रव्यमान से स्वतंत्र हो, इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मास, इज नोन एज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इसमें आपका एग्जांपल डेंसिटी, टेम्परेचर और प्रेशर है, ठीक है। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो है वो प्रॉपर्टी विच आर डिपेंड्स ऑन इट्स मास, यानी अपने द्रव्यमान पर ही वो निर्भर रहना पड़ेगा, वो आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। यहाँ पर वॉल्यूम है, एनर्जी है। मुझे लगता है ये दोनों डेफिनेशन आप सभी के बिल्कुल परफेक्ट तरीके से क्लियर हो गई हैं। अब यहीं पर आपका आता है कि ऑल स्पेसिफिक एनर्जी, जो भी स्पेसिफिक एनर्जी होंगी वो आप सभी की इंटेंसिव प्रॉपर्टी होंगी। ये आपके नोट के लिए है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपका इसी में आता है थर्मोडायनेमिक साइकिल, ठीक है। थर्मोडायनेमिक साइकिल क्या है? अ थर्मोडायनेमिक साइकिल इज डिफाइंड एज अ सीरीज ऑफ स्टेट चेंज प्रोसेस सच दैट द फाइनल स्टेट इज आइडेंटिकल विथ इनिशियल स्टेट। अब इसका क्या मतलब है मेरे प्यारे साथियों, कि आपको साइकिल आपको यहाँ पर समझना होगा, ठीक है। सपोज करो मैं एक यहाँ पर फिगर बना ही लेता हूँ, ठीक है। आप सभी का ये एक साइकिल है, ठीक है। अब ये साइकिल कह रहा है कि स्टेट चेंज प्रोसेस है, ठीक है। यहाँ पर कुछ स्टेट है, यहाँ पर कोई स्टेट है, ठीक है, यहाँ पर कुछ स्टेट है, ठीक है। इस तरीके से आपको समझना होगा आपके दिमाग में रखने के लिए, ठीक है। लेकिन जो भी फाइनल स्टेट होगा वो आपके इनिशियल स्टेट के आइडेंटिकल होगा, यानी बराबर होगा। ये आपकी थर्मोडायनेमिक साइकिल है। थर्मोडायनेमिक साइकिल क्या कहती है कि एक स्टेट चेंज प्रोसेस है, एक आपकी अवस्था को परिवर्तन करने की दशा है, समझ लीजिए। लेकिन इसमें क्या होगा कि फाइनल स्टेट जो होगा वो आइडेंटिकल स्टेट के, फाइनल स्टेट इनिशियल स्टेट के आइडेंटिकल होगा, यानी आपके बराबर होगा। ये आपकी थर्मोडायनेमिक साइकिल कुछ इस तरीके से डिफाइन हो जाती है, ठीक है। आपको मुझे लगता है कि अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आता है पाथ, ठीक है। पाथ क्या है? अब जिस पर आप सभी का प्रोसेस कर रहे हो, ठीक है, चेंज स्टेट जो हो रहा है, ठीक है, जो आप सभी का स्टेट चेंज हो रहा है, उसमें जो भी जिस आप जगह पर आप सभी सब कुछ कर रहे हो, जिस रास्ते पे सब कुछ कर रहे हो, वही आप सभी का पाथ है, ठीक है। तो आप सभी का जहाँ पर स्टेट चेंज हो रहा है, ठीक है, ड्यूरिंग प्रोसेस, वो आप सभी का एक पाथ है जिस पर आप काम कर रहे हो, ठीक है। ये आप पाथ है, अपने हिसाब से अपना डेफिनेशन बना करके लिख सकते हो। बस ये है कि आपका यहाँ पर स्टेट चेंज हो रहा है प्रोसेस के दौरान और वहीं पर आप काम कर रहे हो। अब हमारा जो इम्पोर्टेंट है वो है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस का एग्जाम्पल के साथ डेफिनेशन देना होगा, और ये आपके पूरे 5 मार्क्स को फिक्स कर देता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन रहने वाला है कुछ नहीं, रिवर्स का मतलब उल्टा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है मेरे प्यारे साथियों कि एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है, वो ऑपरेट कर सकता है रिवर्स डायरेक्शन में, यानी आप सभी इधर भी जा सकते हो, ठीक है, और इधर भी जा सकते हो। ये आपका थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस है जो कि ऑपरेट कर रहा है रिवर्स डायरेक्शन में। और जब आप सभी का ऑपरेट करेगा, ठीक है, तो जो भी प्रोसेस होगा वो सेम होगा, यानी इस टाइम इधर जाते टाइम जो प्रोसेस था वो सेम था, और इधर जाते टाइम भी जो प्रोसेस था वो सेम था, ठीक है। और अब यहाँ पर जो प्रॉपर्टी थी वहीं पर ये भी प्रॉपर्टी होगी। जब रिवर्स होगा फिर भी ये रिवर्स होने के बाद ये वाली प्रॉपर्टी इसको मिल जाएगी, या आपकी इधर आने पर ये वाली प्रॉपर्टी मिल जाएगी। ये आप सभी का रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है कि ये रिवर्स डायरेक्शन में जा सकता है, और जो भी प्रोसेस होगा वो सेम होगा, और जो भी प्रॉपर्टी होगी सिस्टम की वो रिस्टोर कर ली जाएगी। यानी आपकी जो ए की प्रॉपर्टी है बी में बदलने पर बी की जो प्रॉपर्टी है जब ए में बदलेगी तो वो रिस्टोर हो जाएगी, यानी आपकी आ जाएगी। इसमें क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ वेपर फ्रॉम वाटर। तो वाटर से वेपर में प्रॉपर्टी जो है, जैसे अब वाटर है उसको हमने वेपर में लिया, फिर वेपर से जब वाटर में होगा तो मतलब
वाटर से वेपर में प्रॉपर्टी जब बदली, लेकिन जब वेपर से हम वाटर में चेंज करा तो पहले वाटर था और फिर से वाटर हो गया। तो ये आप सभी का रिवर्सिबल प्रोसेस है। रिवर्सिबल प्रोसेस आप देख सकते हैं पीवी डायग्राम कुछ इस तरीके से है और बहुत ही आसान तरीके से मैंने डिफाइन किया है कि इसमें आप सभी का क्या होता है। ठीक है, इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है कि ये रिवर्स डायरेक्शन में ऑपरेट नहीं किए सकते, मतलब एक बार चला गया, ठीक है, तो ये नहीं कि फिर से वापस आएगा, है ना, ये फिर से वापस इसमें नहीं आएगा। लेकिन इसके साथ साथ ही इसमें और भी आपको ऐड करना क्या क्या है कि जो भी प्रोसेस होगा, सपोज करो ए है, ठीक है, बी है, तो आप सभी का जो भी प्रोसेस होगा वो अलग होगा। ठीक है, और रिवर्स डायरेक्शन में भी जो प्रोसेस होगा वो अलग होगा। ठीक है, और जो ए की प्रॉपर्टी थी वो बी की प्रॉपर्टी नहीं हो सकती, यानी B2 जब ए हम लाएंगे तो वो प्रॉपर्टी अलग हो जाएगी। फ्यूल कंबसन, आपने फ्यूल को जला दिया, अब फ्यूल जलने के बाद फिर से आप फ्यूल में कन्वर्ट करना चाहोगे तो पॉसिबल नहीं है। ये आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस है। मुझे लगता है आसान लैंग्वेज में मैंने समझाया है कि आपका प्रोसेस नहीं सेम होगा, ये रिवर्स डायरेक्शन में नहीं ऑपरेट की जा सकती और आप सभी की जो प्रॉपर्टी है वो नहीं लाई जा सकती। ये आप सभी का क्या कहता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस कहता है। मुझे लगता है कि बहुत आसानी तरीके से मैंने इसको डिफाइन कर दिया है। ठीक है, ये आप सभी देख सकते हैं कि फ्यूल कंबसन जो A to B होगा B to A नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए अब आप सभी का आता है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या कहता है, ए सिस्टम इज सेड टू बी इन थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम व्हिच इज इन द थर्मल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। मतलब कहने का ये मतलब है कि अगर कोई भी सिस्टम है वो थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम में होना चाहता है तो वो थर्मल इक्विलिब्रियम होना चाहिए, ठीक है, और मैकेनिकल इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। ये आपके थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम के लिए शर्त है। तो तीनों इक्विलिब्रियम में होगा, यानी थर्मल, मैकेनिकल और आपके केमिकल, तो वो आपका थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम में कहा जाएगा। अब इसी लागे हाँ थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है उसको भी समझ लेते हैं। बाकी और भी इक्विलिब्रियम है उनको पूछा नहीं जाता क्योंकि हम थर्मल पढ़ रहे हैं ना। ठीक है, तो थर्मल में क्या होता है मेरे प्यारे साथियों कि सपोज करो यहाँ पर एग्जाम्पल से ही पता चल जाएगा कि ये आपका 0 डिग्री है, ठीक है, और ये आपका 100 डिग्री है। ठीक है, जब ये है और ये आपका बी है, ठीक है, जब थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा तो ये 50 हो जाएगा और ये भी 50 हो जाएगा। ये आपका थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि जो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच का जो डिफरेंस है, ठीक है, वो आपका थर्मल हो यानी बराबर हो जाए। तो आप सभी का जो भी सिस्टम और सराउंडिंग को जब हमने यहाँ पर मिलाया तो ये आपका एक यहाँ पर सराउंडिंग हो गया ना, तो ये आपकी सिस्टम है और फिर इधर एक भी और सिस्टम है, तो दोनों सिस्टम के बीच जो आपका टेम्परेचर है, ठीक है, वो आपका बराबर होना चाहिए। ये आपका थर्मल इक्विलिब्रियम है, मतलब टेम्परेचर, थर्मल का मतलब ये टेम्परेचर, इक्विलिब्रियम मतलब बराबर है ना। तो आपका जो भी टेम्परेचर है वो दोनों सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, ठीक है, मतलब कोई भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। इसी क्रम में आपका जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, इसका डेफिनेशन, इसका कुछ भी नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ आपको चीज़ें बता दूंगा। ठीक है, कि अगर कोई भी सपोज करो ए, यहाँ पर एक तरीके से समझते हैं कि सी जो है वो बी के इक्विलिब्रियम में है, ए जो है बी के इक्विलिब्रियम में है, तो ए और सी के इक्विलिब्रियम में होगा। यही आप सभी का क्या कहता है, ये आपका जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है। मुझे लगता है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा क्योंकि आपने इसे बहुत बार पढ़ चुके हैं, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स में भी पढ़ा है ना। तो चीज़ों को आप सभी को पता होना चाहिए। बाकी आप सभी देख सकते हैं, थोड़ा सा मैंने यहाँ पर शायद लिखा भी होगा, नहीं लिखा है, ठीक है, देख लेना कि व्हेन अ बॉडी ए इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ अनदर बॉडी बी, ठीक है, आल्सो सेपरेटली इन थर्मल इक्विलिब्रियम ए बॉडी और सी, मतलब ए और बी के इक्विलिब्रियम में है, ए और सी के इक्विलिब्रियम में है, तो बी और सी विल आल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम। ये आपका जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं, इसे को हम लॉ ऑफ टेम्परेचर भी कहते हैं। अब आता है क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। ठीक है, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, उसको देख लेंगे। फिगर आप इस तरीके से बना देंगे कि क्वासी स्टैटिक प्रोसेस जो है वो आप सभी का क्या होता है, ठीक है, कि एक वर्ड क्वासी मीन्स ऑलमोस्ट यानी लगभग, ठीक है। सो अ क्वासी स्टैटिक प्रोसेस मे बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ड्यूरिंग व्हेन द इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम इज मेंटेन्ड फ्रॉम द इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट। मतलब ये कहता है क्वासी स्टैटिक प्रोसेस मेरे प्यारे साथियों कि इनिशियल स्टेट, मतलब ये आपका इक्विलिब्रियम को इनिशियल स्टेट से लेकर के फाइनल स्टेट तक मेंटेन रखता है। ठीक है, एक क्वासी स्टैटिक प्रोसेस इज ऑलमोस्ट अ रिवर्सिबल प्रोसेस। एक क्वासी स्टैटिक प्रोसेस जो होता है एक रिवर्सिबल प्रोसेस है और ये आपके इक्विलिब्रियम के दौरान, सिस्टम के इक्विलिब्रियम के दौरान, ठीक है, ये मेंटेन करता है फ्रॉम द इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट इक्विलिब्रियम को। ठीक है, तो ये आपका क्वासी स्टैटिक प्रोसेस हो गया। अब हमारा और जो इम्पोर्टेंट आता है वो आता है, कई बार पूछा गया है,
वो आता है डिफरेंस बिटवीन ओपन सिस्टम एंड क्लोज सिस्टम। तो ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम को आपने अच्छी तरीके से पढ़ लिया है, लेकिन इसमें आपको 2-3 और चीज़ें पता होनी चाहिए जो आप सभी वहाँ पर लिख पाओगे, इसके बीच में अंतर, ठीक है। ओपन सिस्टम भी इधर है और क्लोज सिस्टम है। एनर्जी और मास बोथ आर कॉल्ड वर्किंग मीडियम, ठीक है। तो एनर्जी और जो मास है बोथ आर कॉल्ड वर्किंग मीडियम, ठीक है। तो ये दो हैं वो कार्यकारी माध्यम कहे जाएंगे। ओनली एनर्जी इज कॉल्ड वर्किंग मीडियम, ठीक है। तो यहाँ पर जो कार्यकारी माध्यम है सिर्फ एनर्जी है क्लोज सिस्टम में। ओपन सिस्टम में एनर्जी और मास दोनों कार्यकारी माध्यम है, ठीक है। एनर्जी एंड मास बोथ इंक्रीज आर डिक्रीज इन वॉल्यूम। तो आपके ऊष्मा और द्रव्यमान दोनों इंक्रीज और डिक्रीज करता है किसके दौरान, इन वॉल्यूम में, ठीक है, प्रोसेस के दौरान। मास ऑलवेज डिक्रीज। क्लोज सिस्टम में क्या होगा कि द्रव्यमान ही हमेशा डिक्रीज होगा, इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। ओपन सिस्टम क्या कर सकता है, आपके जैसा कि आपके डिफिनीशन में यही है कि एनर्जी और मास दोनों को ट्रांसफ़र कर सकता है, ठीक है, सराउंडिंग के साथ। लेकिन क्लोज सिस्टम में क्या है कि सिर्फ एनर्जी को ही एक्सचेंज कर सकता है, सराउंडिंग के साथ ट्रांसफ़र कर सकता है, ठीक है। फ्लो सिस्टम इज इसमें क्या होता है, दिस फ्लो सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड पेंट क्लोज सिस्टम। इसमें पता नहीं क्या लिख दिया है इन लोगों ने, ठीक है, हमारे ही इसमें, तो मैं इसको देख करके आप सभी को क्लियर कर दूंगा। वैसे दिस फ्लो सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड पेंट ऑब्लिक क्लोज सिस्टम। तो इसमें ये कहा जा रहा होगा कि इसको ओपन सिस्टम कहा जाता है, इसको क्लोज सिस्टम कहा जाता है। मुझे लगता है कुछ इस तरीके से ही है। एग्जाम्पल में आप सभी गैस टरबाइन बॉयलर है, एग्जाम्पल प्रेशर कुकर एंड रेडिएटर है। तो ये एग्जाम्पल है। मुझे लगता है कि आपको 4 इसमें क्लियर हो गएंगे और 5वां भी आसानी से मुझे लगता है कि क्लियर हो गया होगा कि दिस फ्लो सिस्टम इज कॉल्ड, मतलब इसमें मुझे लगता है कि पूरा ओपन नहीं हो पाया है, ठीक है। कॉल्स आल्सो जो है ओपन सिस्टम और दिस इज आल्सो कॉल्ड पेंट ऑब्लिक क्लोज सिस्टम, ये यहाँ पर है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर लिख नहीं पाया था मैं जब मैं नोट्स बना रहा हूँगा। अगला हमारा एंथैल्पी। किसी निकाय की संपूर्ण ऊर्जा निकाय की एंथैल्पी कहलाती है। मतलब कोई भी सिस्टम है उसकी जो संपूर्ण ऊर्जा है उसको हम एंथैल्पी कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो आपको एंथैल्पी का फॉर्मूला भी आपको दिख रहा होगा, H = PV+U, ठीक है। मतलब आप सभी की पूरे जो सिस्टम है उसकी संपूर्ण ऊर्जा जो है, ठीक है, वही आप सभी की एंथैल्पी कहलाएगी, ठीक है। इंटरनल हो एक्सटर्नल हो, सारी एनर्जी को मिला करके, ठीक है, संपूर्ण ऊर्जा। अब आता है लॉ ऑफ परफेक्ट गैसेज, ठीक है। आदर्श गैस क्या होती है क्या नहीं होती है उसको ज़्यादा आप सभी देखने की कोशिश ना करें, लेकिन आप बॉयल्स का लॉ जरूर पढ़ लें, ठीक है। बॉयल्स का लॉ क्या कहता है कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/B, ठीक है। मतलब PB = कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास। मतलब जो भी मास की वॉल्यूम है, ठीक है, वह यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है इट्स प्रेशर व्हेन टेम्परेचर कांस्टेंट। यानी इसका मतलब डेफिनेशन आप कुछ तरीके से बनाएंगे, लेकिन जो आप सभी का प्रेशर, ठीक है, प्रेशर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/V के, यानी जो आपके वॉल्यूम है उसके व्युत्क्रम के, और टेम्परेचर इसमें कांस्टेंट है। जब P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/B है तो आपका PB बराबर जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो इक्वेशन है अगर आपको पता रहना चाहिए, शायद ये बड़ी चीज़ें हैं बट मैंने लिखा था उस टाइम क्योंकि हमारा नोट्स जो है आपके प्रोफेसर हैं IIT BHU से पढ़ाए हैं, उन्होंने बनाया है, ठीक है, मतलब उन्होंने पढ़ाया था। तो वो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इक्वेशन में आता है, ठीक है। चलिए, फिलहाल हमें कुछ नहीं करना है क्योंकि हमारा टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है, और PB बराबर कांस्टेंट आप सभी देख सकते हैं। तो PV, तो आप सभी का कुछ इस तरीके से आपको बना करके प्रदर्शित कर देना है। और ये आप सभी का किसके अंदर आ गया, ये बॉयल्स का लॉ है। तो बॉयल्स का लॉ आप सभी को क्लियर हो गया। लगे हाथ अब चार्ल्स के लॉ को भी क्लियर कर लीजिए। प्रेशर जो है इसमें कांस्टेंट होता है, ठीक है, इसमें प्रेशर कांस्टेंट है और V जो है वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, ठीक है। तो V/T जो है वो आपकी कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। अब आप सभी इसको जो भी डेफिनेशन बनाना है लिख सकते हैं कि वॉल्यूम जो है गिवन मास की वो प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर की व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट। अब जब प्रेशर कांस्टेंट है तो एक सीधी लाइन आप सभी को देखने को मिलेगी PV डायग्राम में, ठीक है। इस बात का आप सभी ध्यान रखेंगे। तो मुझे लगता है चार्ल्स और बॉयल्स का लॉ भी क्लियर कर दिया हमने, ठीक है। ये सब काफ़ी लंबे लंबे इक्वेशंस हैं। अभी आपको चीज़ों को वही पढ़ना है जो आप सभी के काम में आ जाए, जो आपके एग्जाम में आ जाए, ठीक है। ये आपका एक आइडियल गैस इक्वेशन होता है PB = mRT, ठीक है। उसमें ही आप सभी को गैस कांस्टेंट R देखने को मिलता है, ठीक है। ये एक पर्टिकुलर गैस के लिए है, ठीक है। ये गैस कांस्टेंट जो है वो पर्टिकुलर गैस के लिए होता है
और इसकी जो वैल्यू है वो डिफरेंट गैस और डिफरेंट गैस की प्रॉपर्टी के ऊपर क्या होता है, बदलता रहता है। लेकिन हमारा इक्वेशन जो होता है पी बी बराबर एम आर टी के हिसाब से आर बराबर पी बी बाई एम टी होता है, और ये आपका जूल पर किलोग्राम केल्विन। ठीक है, इसे आप सभी देख लेंगे गैस कांस्टेंट। अब एक आता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसे हम आर बार लिखते हैं। ठीक है, ये क्या होता है मेरे प्यारे साथियों कि जो आपका गैस कांस्टेंट होता है और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एनी गैस, तो किसी भी गैस का मॉलिक्यूलर वेट और इनटू में आपका आ गया गैस कांस्टेंट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू फिक्स होती है हमेशा हर एक गैस के लिए 8.314 किलो जूल पर किलोग्राम मोल केल्विन। इस बात का आप सभी ध्यान रखें। ठीक है, इट्स वैल्यू इज कांस्टेंट फॉर एनी गैस, तो सभी गैस के लिए इसकी वैल्यू जो होती है वो कांस्टेंट रहती है। अब आप सभी का आता है आवोगाद्रो की लॉ। आवोगाद्रो की लॉ क्या कहता है मेरे प्यारे साथियों कि आपके डिफरेंट परफेक्ट गैसेज हैं, ठीक है, तो उसके जो भी इक्वल वॉल्यूम होंगे, ठीक है, अगर उसी को सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे रखा जाए तो इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। ये आपके आवोगाद्रो लॉ कहते हैं। मतलब डिफरेंट परफेक्ट गैसेज के इक्वल वॉल्यूम को अगर हम सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे रख रहे हैं तो हमें इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। एन बराबर नंबर ऑफ मोल्स, एम बराबर मास ऑफ मॉलिक्यूल, और कैपिटल एम बराबर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एनी गैस। ठीक है, तो फॉर्मूला आपका एन बराबर एम अपॉन कैपिटल एम आ जाता है। ये आपका आवोगाद्रो का लॉ हो गया है। फाइनली क्लियर। और अब आगे हम बढ़ेंगे। अब आगे बढ़ करके हम देखेंगे रेगनॉल्ड्स का लॉ। रेगनॉल्ड का लॉ आप सभी देख लीजिएगा हिंदी में, इसीलिए मैंने लिख भी दिया है। किसी आदर्श गैस का तापमान अगर 1 अंश सेंटीग्रेड बदल रहे हैं, ठीक है, तो उसके आयतन में जो परिवर्तन होगा वो 0 डिग्री पर उसके आयतन का 1/273वां हिस्सा होगा। ठीक है, कोई गैस का तापमान अगर हम 1 डिग्री बदल रहे हैं, ठीक है, 1 डिग्री बदलने पर उसके आयतन में जो परिवर्तन हो रहा है, अगर उसे हम 0 डिग्री पर देख रहे हैं तो वो उसके आयतन का 1/273वां हिस्सा ही परिवर्तन होगा। ये आप ध्यान दीजिएगा। फॉर्मूला आप सभी देख लीजिए। B0 है 0 डिग्री पर गैस का आयतन, VT है T अन सेंटीग्रेड पर गैस का आयतन, VT बराबर V0 इंटू 273 प्लस T अपान 273। इसको आपको आराम से याद करना होगा, चीज़ों को लिखना होगा। मेरे से बताने में थोड़ा आसानी है, लेकिन आपको दिमाग में रखना वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हमने छोटी छोटी वीडियोज़ को ही प्रोवाइड किया है, जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से हो जाए। डाल्टन्स लॉ ऑफ वेपर प्रेशर काफ़ी बार पूछा गया है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ही रखूंगा इसको भी, है ना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ही रहता है। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ द टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेज इक्वल टू द, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेज। मतलब इसमें क्या होता है मेरे प्यारे साथियों कि P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4। मतलब जो आप सभी का टोटल प्रेशर होगा, ठीक है, टोटल प्रेशर मिक्सचर होगा, वो आप सभी का पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेज हैं वो उसके समेशन के बराबर होगा, यानी उसके जोड़ के बराबर होगा। ये है आपका डाल्टन्स लॉ ऑफ वेपर प्रेशर। अब ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि आपके चार्ल्स हो गए, बॉयल्स लॉ हो गए और आपके गेलसॉफ का लॉ हो गया। यही तो तीनों इंपॉर्टेंट है और यही पूछा भी जा रहा है लगातार। According to this law, for giving mass of gas, the pressure is directly proportional to temperature when the volume is constant। यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट होता है और प्रेशर जो है आप सभी का, ठीक है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और P/T क्या आ जाएगा आपका, कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, ये आप सभी का हो गया। अब इसी क्रम में आता है आपका क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस कभी कभी पूछा गया है, सस्ते में लिखना है आपको, बहुत आसानी से 5 नंबर मिल जाएंगे। इस प्रोसेस को हम रिवर्सिबल प्रोसेस भी कहते हैं। इस प्रक्रम के दौरान कोई भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम में अगर परिवर्तन हो रहा है तो अगर हम परिवर्तन को रोक दें, ठीक है, और रोक कर दिशा को हम क्या करें, बदल दें, तो प्रोसेस अपनी पुनः प्रारंभिक अवस्था में आ जाएगा। सपोज करो यहाँ पर कोई भी प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, कोई भी प्रोसेस यहाँ पर आपका हो रहा है, अगर हम इस प्रोसेस के दौरान क्या करें, इसको हम यहीं पर रोक दें, ठीक है, यहाँ से प्रोसेस शुरू हुआ रहा, ठीक है, और इसकी डायरेक्शन को हम फिर से यहाँ से ऐसे चेंज कर दें, तो आपका यह पुनः प्रारंभिक अवस्था ए में पहुंच जाएगा। यही आपका क्वासी स्टैटिक प्रोसेस कहलाता है। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस में कोई भी सिस्टम में परिवर्तन हो रहा है, आप उस परिवर्तन को रोक दें, रोक करके उसकी डायरेक्शन को बदल दें, तो वह अपनी पुरानी अवस्था में आ जाएगा जहां से आपका जो भी परिवर्तन, जो भी सिस्टम में परिवर्तन शुरू हुआ था। ये आपका क्वासी स्टैटिक प्रोसेस हो गया है। और अब इसके बाद मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि डेरिवेशन पार्ट के रूप में हैं, जिसको मैं अपने अगले वीडियोस में कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए
और देखते हैं हमारे नोट्स में और क्या क्या है जिससे आप सभी का और काम थोड़ा सा आसान हो जाए। ठीक है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर इतना ही। चलिए दूसरे पार्ट में आप सभी को लेकर चलते हैं। उधर के 2 चैप्टर को कवर कराने के बाद मुझे ऐसा लगा कि आपको थ्योरी जो भी इम्पोर्टेंट है उसको बता दिया जाए। और जैसा कि मैंने एक इम्पॉर्टेंट वीडियो भी बनाया है, शायद आपको लास्ट वीडियो में मिल भी जाएगा, कि आप सभी का एयर कंप्रेसर का इंडस्ट्रियल यूज जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो क्या क्या इंडस्ट्रियल यूज है उसको भी देखेंगे। अभी फिलहाल के लिए आप सभी को और भी चीज़ें इंपॉर्टेंट जितना हो सकता है एक वीडियो में प्रोवाइड कर रहा हूँ। कंप्रेसर आप सभी को पता है कि ये आपका जो भी प्रेशर है उसको इंक्रीज करने के लिए होता है। ठीक है, प्रेशर को बढ़ाने के लिए होता है, और ये जो भी एयर है उस पर काम करेगा और उसके प्रेशर को हम क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा। एक मैकेनिकल डिवाइस है, यानी इसमें क्या होता है कि वर्क इनपुट की ज़रूरत पड़ती है और ये ऐसा मैकेनिकल डिवाइस है जो प्रेशर को इंक्रीज कर देगा। ठीक है, इतना आपके कंप्रेसर के डिफिनीशन, मुझे लगता है इसमें कुछ ज़रूरत है नहीं आपको परेशान होने की, लेकिन इंडस्ट्रियल यूज को आपको देख लेना है। ठीक है, पहला है कंप्रेस्ड एयर आर यूज्ड इन कोल माइंस। तो कोल माइंस में कंप्रेस्ड एयर का यूज किया जाता है। ठीक है, दूसरा आप सभी का कहां पर यूज किया जाता है, फ्यूल इंजेक्टर्स टू इंजेक्ट आर स्प्रे ऑफ फ्यूल्स इनटू सिलेंडर ऑफ इंजन। आप सभी को पता है कि जब आप सभी को एयर को क्या करते हैं, वो सक करके, ठीक है, एयर को सक करके जब उसे कंप्रेस करता है जिसमें इंजेक्ट किया जाता है फ्यूल्स को, तो वहाँ पर एयर को कंप्रेस करके वहाँ पर एकदम गर्मी पैदा करने के लिए, ठीक है, हॉट चैम्बर बनाने के लिए, जहाँ पर फ्यूल को इंजेक्ट किया जाएगा और जहाँ पर धड़ से आग लगेगी और आपका पिस्टन जो है फिर से नीचे जाएगा, वहाँ पर यूज किया जाता है फ्यूल इंजेक्टर्स टू इंजेक्ट आर स्प्रे ऑफ फ्यूल्स इनटू सिलेंडर ऑफ अ इंजन। ठीक है, तीसरा न्यूमेटिक मशीन इक्विपमेंट सच एज ए ड्रिल हैमर। तो ड्रिल हो गया, हैमर हो गया, और न्यूमेटिक बहुत सारी मशीनें हैं, उसमें आप सभी का कंप्रेस्ड एयर का यूज किया जाता है। इसका सबको आप सभी आगे 4th सेमेस्टर में देखोगे। एयर ब्रेक में एयर ब्रेक फॉर लोकोमोटिव। तो जो लोकोमोटिव होता है, जो आपकी ट्रेन होती है, वहाँ पर जब एयर ब्रेक अप्लाई किया जाता है उसमें कंप्रेस्ड एयर यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए आपके एयरक्राफ्ट जो इंजन होते हैं उसको स्टार्ट करने के लिए, ठीक है, और यहाँ पर एंड लार्ज डीजल इंजन, तो जो बड़े वाले डीजल इंजन हैं उनको, और जो आपके एयरक्राफ्ट इंजन है उसको स्टार्ट करने के लिए आपको कंप्रेस्ड एयर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, और इंडस्ट्रियल क्लीनिंग, यानी बहुत सारी जगह ऐसे हैं जहाँ पर जो क्लीन होता है वो कंप्रेस्ड एयर आपके एक डब्बे में जो आपका एक कुछ भी रहेगा जहाँ पर एयर अपना कंप्रेस्ड रहेगी, और फिर वो जा करके फटाफट से वो कंप्रेस्ड एयर को निकाल करके अपनी क्लीनिंग कर देंगे। ठीक है, आपने देखा भी होगा बहुत सारी वीडियोज़ में। ठीक है, ब्लास्ट फर्नेस को ऑपरेट करने के लिए कंप्रेस्ड एयर यूज होता है। सुपर चार्जिंग ऑफ आईसी इंजन, यहाँ पर आपको कंप्रेस्ड एयर देखने को मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और कहाँ पर हमारे एयर कंप्रेशर, जो एयर स्टैंडर्ड साइकिल है, एयर कंप्रेशर है, इनमें कौन कौन से और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आप सभी को देखने को मिलने वाले हैं। इसी में आप सभी को बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसी में एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन रेसिप्रोकेटिंग एंड रोटरी कंप्रेशर। ठीक है, तो रेसिप्रोकेटिंग एक तरफ है और एक तरफ रोटरी है। ठीक है, इनका क्या क्या है अंतर देखते हैं। ठीक है, ये आपके लो डिस्चार्ज यानी लो फ्लो के लिए है। ठीक है, एयर के लो फ्लो के लिए, लो डिस्चार्ज के लिए, ठीक है, लो बहाव के लिए अच्छे रहते हैं। ये आपके हाई डिस्चार्ज यानी हाई बहाव, या कह सकते हैं मतलब हवा के जो हाई फ्लो के लिए ये उपयुक्त रहते हैं। ठीक है, साइज इज लार्ज फॉर सेम डिस्चार्ज, मतलब आपके जो भी साइज है उसकी वो सेम डिस्चार्ज के लिए ज़्यादा बड़ी है। ठीक है, लेकिन ये साइज स्मॉल है, छोटी है, लेकिन आप सभी के फॉर सेम डिस्चार्ज, उसी डिस्चार्ज के लिए जितने में ये बड़े में कर रहा है वो उतने में ही छोटा में काम कर रहा है, क्योंकि डिफरेंस लिख रहे हो आप, है ना। सप्लाई ऑफ एयर इंटरमीडिएट, यानी इसमें जो एयर का सप्लाई होता है वो रुक रुक कर होता है। इसमें सप्लाई ऑफ एयर इज कंटिन्यूअस सप्लाई होता है एयर का। ठीक है, स्पीड ऑफ कंप्रेशर इज लो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स। तो रेसिप्रोकेटिंग पार्ट के जड़त्व के कारण जो होता है कंप्रेशर का जो भी स्पीड है वो लो रहता है, लेकिन यहाँ पर कंप्रेशर की स्पीड जो रहती है वो हाई रहती है। ठीक है, यहाँ पर बैलेंसिंग प्रॉब्लम रहती है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर में। ठीक है, ये आपका बैलेंस नहीं होता है। ठीक है, और यहाँ पर आपका कोई भी बैलेंसिंग प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, यहाँ पर जो एयर मिलती है वो आपकी उतनी अच्छी नहीं मिलती है जितनी अच्छी आपके रोटरी कंप्रेशर में मिलने वाली है। यहाँ पर लेस क्लीन है, वहाँ पर मोर क्लीन है। ठीक है, यहाँ पर लुब्रिकेशन सिस्टम जो है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, यहाँ पर लुब्रिकेशन सिस्टम जो है सिंपल है। ठीक है, डिलीवरी प्रेशर इज 800 बार से 100 बार के बीच में है,
और ये डिलीवरी प्रेशर इज बिलो 10 बार, तो ये 10 बार से कम है और ये 800 बार से 1000 बार के बीच में है। ठीक है, चलिए तो इतना आप सभी का हो गया। देखते हैं और भी कुछ आप सभी को देखने को मिलेगा। चलिए, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर है। ठीक है, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर से शुरू करेंगे और उसके बाद आप सभी को वाटर ट्यूब बॉयलर, फायर ट्यूब बॉयलर और आपके कंडेंसर, ये सब का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये आपको पार्ट 2 में करा दूंगा। किस में करा दूंगा मेरे प्यारे साथियों? पार्ट 2 में करा दूंगा, क्योंकि इसके बाद के जो भी चैप्टर्स हैं वो आप सभी के, है ना, वो आप सभी के समझ लीजिए कि पूरे थ्योरी हैं। ठीक है, उसके बाद पार्ट 3 में आपका डेरिवेशन कराऊंगा, जो कि आपके अंतिम दिन पार्ट आएगा। तो मुझे लगता है कि जो अगला भी पार्ट होगा वो भी आपके 30 से 35 मिनट का ही होगा और आपका काम आसान हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, यानी पार्ट 2 के साथ और फिर पार्ट 3 के साथ। तो चैनल से जुड़े रहें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, क्योंकि इस वीडियो को जो बाद में देखेंगे, है ना, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के माध्यम से इस वीडियो को देख सकते हैं, जो पार्ट 2 और पार्ट 3 आएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल, टेक केयर।